वीडियो में हम लोग जानेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो संविधान की अवधारणा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, और संविधान सभा की समितियां और संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का परिवर्तन और कांग्रेस की विशेष समितियां, और संविधान सभा की आलोचना और संविधान का हिंदी पाठ। तो ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं लोग। और 26 नवंबर 1949 के संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं लोग, और संविधान इसी दिन पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और इसी दिन हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते हैं लोग। और संविधान की अवधारणा में हम लोग संविधान का अर्थ देखेंगे लोग, और संविधान के कार्य और संविधान की विशेषताएं या वर्गीकरण देखेंगे लोग, और संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार के अर्थ, परिभाषा और तत्व के बारे में देखेंगे लोग। तो थॉमस हॉब्स इन्होंने पहली बार यह अवधारणा कि सामाजिक विनियमन जरूरी है, साथ ही सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात की। और दूसरा है थॉमस हॉब्स के द्वारा यह कहा गया, राजनीतिक सामाजिक जो समझौता है वो एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे और इन सभी का समन्वय सोसाइटी को हो जाए, और ये समन्वय समझौते के द्वारा होगा। और थॉमस हॉब्स ने कहा मनुष्य के दो अधिकार है। तो पहला है जीवन का अधिकार, और दूसरा है जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। और ये एक सिद्धांत है, शक्ति ही सत्य है। और संविधान के अर्थ में देखेंगे तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून और सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, और विभिन्न स्रोतों से प्रेरित और कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, और एकात्मक के साथ संघीय प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संविधान की परिभाषा तो कुछ विद्वानों के द्वारा संविधान की परिभाषा दी गई है, तो उन विद्वानों को समझ लेते हैं लोग। तो गिलक्रिस्ट के अनुसार संविधान नियमों या कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन समान सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाना है। और गैटेल के अनुसार देश के समन्वय को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं, और इनमें वह तरीका शामिल है जिसके द्वारा देश का गठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों के कार्यक्षेत्र का दायरा और तरीका, और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर इसका अधिकार उपयोग किया जाता है। और ये वियर के द्वारा संविधान के परिभाषा है। तो संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं। और संविधान क्या है? तो इसके बारे में संविधान शब्द कहाँ से आया, और देश का मूल स्वरूप निर्धारित और कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज, और देश की सरकार का गठन, निर्धारण, नियंत्रण, अधिकार व सीमा, न्यूनतम समन्वय हो,
सरकार का गठन, तो ये सब देखेंगे लोग। तो संविधान के कार्य, तो राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है, और राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करेगा, और राजनीतिक संस्थानों को स्थापित करने और नियमित कर सकता है। राजनीतिक संस्थानों को स्थापित करने और विनियमित कर सकता है। देश की विशेष सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। तो ये संविधान के कार्य है। और संविधान की विशेषताएं में देखेंगे तो संक्षिप्तता, स्पष्टता और निश्चितता, व्यापकता और उपयुक्तता और स्थिरता, अनुकूलनशीलता। एक एक टॉपिक को करके देख लेते हैं। तो पहला है संक्षिप्तता। तो इसका मतलब होता है सटीक प्रावधान होना चाहिए, और स्पष्टता के मतलब होता है प्रावधान बशर्ते स्पष्ट हो, और निश्चितता के मतलब होता है न्यायाधीशों के लिए अधिकार या कानून या सिद्धांतों को निश्चित रूप से तय कर देना। और व्यापकता के मतलब होता है सरकार की शक्तियाँ, नागरिक अधिकार सब लिखा हुआ हो। और उपयुक्तता के मतलब होता है आकांक्षाओं, मनुष्य की आकांक्षाओं और जरूरत, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक अनुकूलता। और स्थिरता, अनुकूलनशीलता के मतलब होता है एक स्थिर संविधान होना चाहिए। और संविधान के प्रकार वर्गीकरण में देखेंगे लोग तो पहला है विकास के आधार पर। ये सब के दो प्रकार है। तो पहला है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर इसके भी दो प्रकार है, विकसित और अविकसित। दूसरा है संविधान को शामिल करने के आधार पर। तो ये भी इसके भी दो प्रकार है, लिखित और अलिखित। और तीसरा है संशोधन की पद्धति। तो इसके भी दो प्रकार है, नम या लचीला, अनम या कठोर। और चौथा है राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति। तो इसका भी दो प्रकार है, संघीय और एकात्मक। और पांचवा है दस्तावेजों की प्रकृति, प्रयोजन के आधार पर। तो ये भी दो प्रकार के हैं, कार्य विधि परक और निर्देशात्मक। दूसरा है निर्देशात्मक। वर्गीकरण में देखेंगे तो विकसित और अधिनियमित, और दूसरा है लिखित और अलिखित। तीसरा है अनम और लचीला, और चौथा है संघीय और एकात्मक, और पांचवा है कार्य विधि परक और निर्देशात्मक। पहला है विकसित और अधिनियमित। तो विकसित और अधिनियमित के आधार विकास की प्रक्रिया, और इस आधार पर संविधान, और इस आधार पर विकसित संविधान धीमी और कार्मिक प्रक्रिया, प्रावधान, परंपरा, सिद्धांतों में निहित रही है। एग्जाम्पल्स के लिए ब्रिटिश संविधान। दूसरा है अधिनियमित, तो विचार पूर्वक सभा या परिषद द्वारा जन्म हुआ, और इसमें दस्तावेजों की श्रृंखला मिलेगी, और जो राजा या संसद द्वारा बनाई गई होगी। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए भारत और अमेरिका। तो लिखित और अलिखित। तीसरा है लिखित और अलिखित। तो ये दस्तावेज में शामिल प्रावधान के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है लिखित में देखेंगे लोग तो एग्जाम्पल्स जैसे भारत, अमेरिका है, और दस्तावेजों की श्रृंखला इसमें होगी, और इससे संहिताबद्ध संविधान कहते हैं। तो लिखित के एग्जाम्पल्स हैं भारत और अमेरिका, और दस्तावेजों की श्रृंखला होगी इसमें, और इसे संहिताबद्ध संविधान भी कहते हैं। और अलिखित में देखें लो तो इसका एग्जाम्पल्स आ जाएगा ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, और दस्तावेजों की श्रृंखला इसमें नहीं होगी, और परंपरा, प्रथा, ये सारे चीज़ें इसमें आते हैं। चौथा है अनम या लचीला। तो संशोधन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है नम और दूसरा है अनम। और संघीय व एकात्मक के विभाजन केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति क्या है, इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है।
तो संघीय फेडरेबल के मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हिंदी में होता है एक से अधिक तरह स्तर पर सरकारों का होना, उनके बीच शक्तियों का विभाजन होना। और एकात्मक में देखेंगे तो केंद्र के अधीन राज्य होंगे और राष्ट्रीय सरकार के हाथों में शक्ति केंद्रित। एग्जाम्पल्स के लिए तो एकात्मक के उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, चीन। और संघीय के उदाहरण है कनाडा, रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और भारत में एकात्मक और संघीय दोनों प्रावधान है, इसीलिए केसी बियर ने क्वासी फेडर अर्ध संघीय कहा। क्वासी फेडर का मतलब होता है अर्ध संघीय। तो कार्य विधि परक में देखेंगे तो सार्वजनिक संस्थानों की सीमा होगी और दूसरा है कानूनी सीमा होगी और फंडामेंटल राइट होगा, लोकतंत्र होगा। और निर्देशात्मक के अर्थ होता है आरोपित करना या सामाजिक लक्ष्यों पर आरोपित करने का प्रयास की हम निर्देश देते हैं। और संवैधानिकता-संविधानवाद की अवधारणा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर है। जैसे पहला है देश के पास संविधान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि संवैधानिकता हो। उदाहरण के लिए तानाशाही वाला देश जहां तानाशाह का शब्द कानून होता है, और संविधान वाला देश कहा जा सकता है लेकिन संवैधानिकता वाला नहीं। और दूसरा है संवैधानिकता सत्ता के साथ सरकार की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देती है कि उन शक्तियों पर सीमाएं लगाई जानी चाहिए और असीमित शक्ति अधिनापकवादी और दमनकारी सरकार की ओर से ले जा सकती है, जो लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। जब देश का संविधान सरकारी शक्ति पर सीमा लगाता है, तभी केवल देश में न केवल संविधान बल्कि संवैधानिकता भी होती है। और तीसरा है संवैधानिकता की अवधारणा संविधान द्वारा या उसके तहत शासित राजनीति है, जो अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और कानून के शासन को मनमाने, निरंकुश, सत्तावादी या अधिनापकवादी शासन के विपरीत मानती है। संवैधानिक सरकार अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या संख्या के हाथों में मनमानी शक्ति भले ही संवैधानिक दस्तावेज द्वारा प्रदान की गई हो, संवैधानिकता की अवधारणा का निषेध होती है। और संवैधानिक सरकार या संविधानवाद, तो इसका मतलब होता है कानूनों के द्वारा सीमित सरकार। और यहाँ पर सीमित सरकार के कॉन्सेप्ट है संवैधानिक सरकार और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सिद्धांत हैं यहाँ पे। और संवैधानिक सरकार का मतलब होता है संविधान द्वारा शासित राजनीति और कानूनों के संवैधानिक सरकार का मतलब कानूनों के द्वारा सीमित सरकार, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और संवैधानिक सरकार में संवैधानिक सरकार नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करेंगे। अगर सरकार कोई ऐसे नीति बना दे जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, तो ये जो नीति है ये अप्रभावी होगी। तो ये एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 है और ये कंप्लीट नोट्स है। तो आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा लोग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।